हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले होम बायर्स के लिए बड़ी खबर है। अब घर खरीदार को कुल कीमत का 10% पेमेंट करने के बाद ही रजिस्ट्री कराना होगा। नोएडा अथॉरिटी ने घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब रियल एस्टेट डेवलपर्स को फ्लैट की रजिस्ट्री तब करनी होगी जब खरीदार कुल पेमेंट का 10% भुगतान कर देगा। यह नियम नोएडा के सभी नए आवासीय प्रोजेक्ट पर लागू होगा। इसमें खरीदार, बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के बीच एक ट्राई प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट करना अनिवार्य होगा। अभी तक फ्लैट की रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद होता था, लेकिन नए दिशा निर्देशों के अनुसार जैसे ही खरीदार फ्लैट की कुल कीमत का 10% उनको पेमेंट करेगा, उसी टाइम रजिस्ट्री भी हो जाएगी। पहले खरीदार और बिल्डर के बीच शुरुआती समझौता 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर होता था। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के अनुसार ये नया नियम डेवलपर्स और खरीदारों के बीच पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया है। अभी महंगाई भत्ता 46% था, जो अब बढ़कर 50% हो गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बकाया राशि जुड़कर आएगी। डीए एरियर का भुगतान चालू वित्त वर्ष में 4 किस्तों में किया जाएगा। राज्य सरकार ने नियमित कर्मचारियों के लिए तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, लेकिन पेंशनर्स को अभी भी महंगाई भत्ता बढ़ने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला भी नहीं लिया है। फ्लिपकार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अब टाटा ने भी क्विक कॉमर्स मार्केट में उतरने की तैयारी कर ली है। मेट्रो सिटीज में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी सर्विस की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए टाटा ग्रुप की ई कॉमर्स कंपनी न्यू ने क्विक कॉमर्स सेगमेंट में न्यू फ्लैश के साथ एंट्री की है। न्यू फ्लैश के जरिए टाटा ग्रुप ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक और फैशन कैटेगरी में प्रोडक्ट की बिक्री करेगा। न्यू फ्लैश की सबसे खास बात यह होगी इसकी फास्ट डिलीवरी। न्यू फ्लैश पर ग्रोसरी से लेकर आईफोन तक और फैशन से लेकर मेडिसिन तक सब कुछ 6 मिनट में डिलीवर करने का दावा किया जा रहा है। आगे आने वाले हफ्ते में न्यू फ्लैश को धीरे धीरे और ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा। न्यू फ्लैश पर ग्रोसरी की आपूर्ति बिग बास्केट की तरफ से की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और फोन की डिलीवरी क्रोमा की ओर से की जाएगी। टाटा क्लिक फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की जिम्मेदारी संभालेगी। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का प्राइस करीब 50% हो गया है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने शेयर धारकों को एक शेयर पर एक बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है और आज आरआईएल के शेयरों ने एक रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। सोमवार को आरआईएल के शेयरों का भाव एडजस्ट हुआ और स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला स्टॉक 1338 रुपए पर खुला, जो शुक्रवार के बंद भाव 2655 रुपए से 49.61% कम है। रिलायंस ने अपने 35 लाख शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी किया है। इससे कुल शेयरों की संख्या 2 गुनी हो गई है। मतलब जिस शेयर धारक के पास रिलायंस के 100 शेयर है तो उनकी संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी, लेकिन उसकी कुल कीमत उतनी ही रहेगी। शेयर बाजार में पिछले 5 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट सोमवार को थम गई। बीएसई सेंसेक्स 602 अंक चढ़कर 80,005 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय 1,133 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 158 अंक की बढ़त के साथ 24,349 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी से बाजार में तेजी लौटी है। कारोबारियों का इस पर मानना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में नरमी आने से भी बाजार धारणा को बल मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 6% टूटकर $71.54 प्रति बैरल पर आ गया। इसके अभी और कमजोर होने की संभावना है। चालू त्योहारी सीजन में लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन, ई कॉमर्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरियों की संख्या में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि हुई है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना.co ने कहा है कि इस दौरान कुल 2.16 लाख रोजगार के अवसर दर्ज हुए हैं। इस साल का फेस्टिव सीजन विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा जो उपभोक्ता खर्च में मंदी के बाद फिर से अपनी जगह बनाना चाहते थे। इसके अलावा फास्ट डिलीवरी करने वाली क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी भर्ती में योगदान दिया। इस दौरान लॉजिस्टिक और ऑपरेशन सेक्टर में अवसर सालाना आधार पर 70% बढ़े हैं। दूसरी ओर रिटेल और ई कॉमर्स में 30% की वृद्धि हुई, जबकि रेस्टोरेंट और आतिथ्य क्षेत्र में 25% की वृद्धि हुई।
इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस साइकिल से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में निवेश लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक साल में बिजनेस साइकिल स्कीम से जुड़े म्यूचुअल फंड्स ने अपने निवेशकों को 32 से 56% तक का मजबूत रिटर्न दिया है। इस दौरान HSBC, महिंद्रा, मनुलाइफ और कॉन्ट की जो स्कीम है उनके निवेशकों को 50% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। बिजनेस साइकिल फंड म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है जो आर्थिक चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान ऐसे शेयरों और सेक्टर में निवेश करता है जिनके उस समय की परिस्थितियों के आधार पर अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद होती है। इस कैटेगरी के तहत AUM सितंबर 2021 में 17,238 करोड़ रुपए था, जो अब दोगुना से ज्यादा बढ़कर 37,487 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे फंड्स आर्थिक चक्र की पहचान करने की कोशिश करते हैं और फिर उन क्षेत्रों से जो शेयर होते हैं उन्हें चुनते हैं जो संबंधित बाजार की परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये फंड अर्थव्यवस्था की मंदी या शुरुआती सुधार जैसी विभिन्न स्थितियों के आधार पर अलग अलग सेक्टर में अपने निवेश को लगाते और निकालते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा भले ही लौट रहा है, लेकिन इस महीने FPI ने अब तक भारतीय बाजार से 85,790 करोड़ रुपए की निकासी की है। चीन के प्रोत्साहन उपायों से वहां शेयरों के आकर्षक मूल्यांकन और भारतीय शेयर बाजार के ऊंचे मूल्यांकन की वजह से FPI भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की निकासी के मामले में अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा खराब साबित हुआ। मार्च 2020 में FPI ने शेयरों से 61,973 करोड़ रुपए निकाले थे। इससे पहले सितंबर में FPI ने भारतीय शेयर बाजार से 57,724 करोड़ रुपए निवेश किए थे, जो पिछले 9 महीने का उच्च स्तर था। जून से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं। भविष्य में FPI का भारतीय शेयर बाजार में निवेश भू राजनीतिक स्थिति और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव जैसे वैश्विक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। बैंकिंग प्रतिनिधि संसाधन परिषद ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए एजेंट कमीशन बढ़ाने की मांग की है। बैंकिंग प्रतिनिधि उद्योग और BCRC एजेंट को दिए जाने वाले कमीशन में 0.30% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। पिछले कई सालों से कमीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि वित्तीय समावेश में तेजी आने से एजेंट का खर्च बढ़ा है। आमतौर पर एजेंट को बैंक और कुछ अन्य संस्थान कमीशन का भुगतान करते हैं। BCRC के मुताबिक बचत बैंक खाते खोलने पर बैंकिंग प्रतिनिधि को 5 से 20 रुपए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थियों को नामांकित करने के लिए 2 रुपए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 15 से 30 रुपए और अटल पेंशन योजना के लिए 80 से 100 रुपए का कमीशन मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गांव तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 2006 में बैंकिंग प्रतिनिधि मॉडल की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले लगभग 53.81 करोड़ खातों में से 45 करोड़ खाते बैंकिंग प्रतिनिधियों ने ही खोले थे। चलिए अब एक खबर बताते हैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान चीन से मिले पहले के 4.3 अरब डॉलर के कर्ज का इस्तेमाल कर चुका है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वॉशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान चीन के वित्त उपमंत्री लियाओ मिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही पाकिस्तान ने चीन से कर्ज बढ़ाने की मांग की। अगर चीन इस मांग को मान लेता है तब उसके कर्ज की कुल राशि बढ़कर 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऋण सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। हालांकि चीन ने पिछले सभी ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था। फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने आने वाले IPO के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। स्विगी ने IPO के लिए 371 से 390 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। स्विगी के IPO का आकार 11,300 करोड़ रुपए है। ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 6 नवंबर को खुल सकता है। IPO के तहत कंपनी 4,500 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी करेगी। इसके अलावा 6,800 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। इस साल आने वाले बड़े IPO में स्विगी का नाम भी शामिल है। हुंडई मोटर इंडिया के IPO से निराश निवेशकों को अब स्विगी से बड़ी उम्मीद है। NTPC की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी और एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज को IPO के जरिए धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने अपनी मंजूरी दे दी है। IPO के जरिए NTPC ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ रुपए और एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। दोनों कंपनियों ने जुलाई और सितंबर के बीच सेबी के पास अपने IPO डॉक्यूमेंट जमा किए थे। NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO पूरी तरह से नए शेयरों पर आधारित होगा। कंपनी IPO से मिली राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। वहीं एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO में 1,000 करोड़ रुपए के नए शेयर और 2,500 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश शामिल होगी।
तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।